कंटिजेंसी फंड क्या है, जो कंसोलिडेटेड फंड में से ही बनाया जाता है और ये फंड इमरजेंसीज में यूज होता है। नाउ एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन, चार्ज वर्सेस वोटेड, यानी कुछ डॉक्यूमेंट तो कुछ हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो सीधा चार्ज होते हैं, उनके लिए कोई वोटिंग नहीं होती। की पार्लियामेंट टर्म्स, जो ये टर्म्स है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होगा, फाइनेंस बिल, कट मोशन, गिलोटाइन, वोट ऑन। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा स्वागत है फिर से जीएनजी 2.0 सीरीज में। मैं हूं सीएस अनिल और बेटा आज हमारा डे 19 चैप्टर 7 का यूनिट नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानदार, शानदार और जबरदस्त। लेट्स गो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है ये। फिर से बजट के बारे में सब बच्चों ने सुना है, बजट क्या होता है ना। यूनियन बजट हर साल अनाउंस होता है 1 फरवरी को, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाता है। बजट के अंदर मेनली कौन अनाउंस करता है बेटा, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। करंटली जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, निर्मला सीतारमण जी, राइट। तो जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, उसको अनाउंस करता है। तो ऊपर ऊपर से तो स्टोरी सबने सुनी हुई है, लेकिन आज हम देखेंगे इसकी बैक स्टोरी कि भैया बजट बनता कैसे है, कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आई सपोज बेसिक बजट की नॉलेज हर बच्चे को होगी, नहीं भी होगी तो इस चैप्टर में बताया हुआ है, डोंट वरी। तो बेसिक बजट से समझते चलेंगे कि पहले होता क्या है, एंड देन आफ्टर प्री बजट प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होती है, ठीक है, कौन कौन से फंड्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, किस किस तरह के अप्रूवल्स की जरूरत होती है, सारा कुछ देखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं बजट होता ही क्या है, स्टार्टिंग पार्ट, दैट इज सिंपल डेफिनेशन अगर देखें तो स्टेटमेंट शोइंग वेयर मनी कम्स फ्रॉम, दैट इज सोर्सेज, एंड वेयर मनी गोज टू। भैया पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा, ये तो मतलब है। बजट में आप बेसिकली बताते ही क्या है, एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट। यही तो है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेटेड रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर, मेन तो यही है कि नहीं। चलिए टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड फॉर अप्रूवल एंड लेजिस्लेशन बाय द गवर्नमेंट, है ना। एक डॉक्यूमेंट है जो कौन प्रेजेंट करता है, बाय गवर्नमेंट, कंटेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड मींस ऑफ फाइनेंसिंग देम। बेटा ये जो मींस ऑफ फाइनेंसिंग देम लिखा है, हम रेवेन्यू की तो बात कर रहे हैं कि जो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर आप करने जा रहे हो उसके लिए पैसा कहां से लाओगे, है ना। ऑल्सो नोन एज शेड्यूल ऑफ द एंटायर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये तो मैंने बोला आपको भी, पूरे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर फॉर्मेट, एक्सपेक्टेड एंड प्लान्ड फॉर द फॉलोइंग ईयर। आने वाले साल में जो भी आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, प्लान्ड रेवेन्यूज हैं, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलो नाउ बजट की जरूरत क्या है, किस लिए बनाया जाता है बेटा बजट। तो बजट किस लिए जरूरी है, एफिशिएंट एलोकेशन करना है। भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू से इकोनॉमिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, हर चैप्टर के अंदर वर्ड आ जाता है वाला क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज, कि भैया हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो अगर हम उसका सही तरीके से एलोकेशन कर देंगे तो इकोनॉमी का थोड़ा भला हो जाएगा, है ना। सही जगह जहां जरूरत है वहां रिसोर्सेज पहुंच जाएंगे, तो इसलिए बजट बनाने की जरूरत है, राइट। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर चाहिए कि उन लोगों तक भी चीजें पहुंच सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ताकि उनका भी भला हो सके। तो एक सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट का जब भी नाम आता है सोशल वेलफेयर तो होगा ही होगा, है ना। रिसोर्सेज रीएलोकेशन एज पर दी गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, अगर कई बार हमें लग रहा है कि जो ऑलरेडी एलोकेटेड रिसोर्सेज है वो सही से एलोकेट नहीं हुए गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज के हिसाब से, तो बजट में उनको क्या करते हैं बेटा, रीएलोकेट करते हैं, है ना। इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि ज्यादा इनकम लग रही है तो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करो रिच लोगों से और उन लोगों को दे दो जिनको जरूरत है, राइट। फिर उसके बाद बात करें तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए बोले तो रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। अगर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, इंस्टेबिलिटी, आता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन पड़ा था, है ना। तो गवर्नमेंट बजट में भी हम ये सब चीजें देखते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे स्टेबलाइज करना है, कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस को कैसे मैनेज करना है ना। और हमारी जो इंक्रीज इन रियल जीडीपी उसको सस्टेन करके रखा जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही बार इंक्रीज हो गई फिर भूल गए, नहीं, सस्टेन करके रखना है, लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए। रिडक्शन इन द रीजनल डिस्पैरिटीज, एरिया वाइज डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट हो रही है दूसरे एरिया में नहीं हो रही, नहीं, सारे एरियाज में इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो नाउ की फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कंटेन्स प्रोजेक्शन फॉर इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, हर एक सेक्टर के बारे में बात होती है। आप लोगों ने सुना होगा और कभी देखा हो बाई चांस, जब बजट अनाउंस कर रहे होते हैं, जब बजट की स्पीच चल रही होती है, तो उसके अंदर बेटा हर एक सेक्टर के बारे में बताया जा रहा होता है ना। ये बताया जा रहा था कि इस सेक्टर में हम इतना अनाउंस करेंगे, इस सेक्टर में इतने रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, इस सेक्टर में इतना फंड डालेंगे, तो प्रॉपर अनाउंसमेंट चल रही होती है, इसके अंदर सारा डिटेल चल रहा होता है बेटा, राइट। चलिए उसके बाद है इंक्लूड बजटेड एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर,
आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बजटेड एस्टिमेट्स चल रहे होते हैं कि कितना नेक्स्ट ईयर में बजटेड एस्टिमेट होगा, राइट। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस, कॉम्प्रिहेंसिव जब भी वर्ड आता है तो दैट मींस इंक्लूसिव ऑफ ऑल, जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड करी जाती है। तो एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसके अंदर सारे गवर्नमेंट के फाइनेंसेस इंक्लूड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 112 में हमने इसको नाम दिया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम दिया बेटा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखना है ये, इसी बजट को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, चलिए नाउ टाइप्स ऑफ बजट देखा जाए तो कौन कौन से बजट है? जो हमारा सेंट्रल लेवल पे है यूनियन बजट, स्टेट लेवल पे है स्टेट बजट, लोकल लेवल पे तो लोकल बजट। सिंपल सी बात है ना। हम इसमें जो हमारा यूनिट है हमारा वो किसको कवर करेगा? सिर्फ और सिर्फ यूनियन बजट को। बाकी बजट की बात हम नहीं कर रहे, हम अपने मेन बजट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया बढ़िया से? नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। अब मैंने आपसे बात कर दी ना, बजट तो हमें पता है भाई क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं बनता कैसे है बजट, है ना। प्रोसेस क्या रहता है, ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस से बात करें तो द टर्म बजट नॉट यूज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने डिस्कस करा है ना। किसमें जाता है बेटा ये? आर्टिकल 112 में, प्रेसिडेंशियल कॉस्ट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों। हु प्रिपेयर्स द बजट, कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, राइट। नीति आयोग से भी कंसल्ट किया जाता है, प्लानिंग कमीशन को जिसने रिप्लेस किया नीति आयोग ने, उससे भी कंसल्टेशन ली जाती है। और बाकी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज को भी पकड़ा जाता है भैया, जो जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज है जिनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है उन सबको पकड़ा जाता है। ठीक है कि नहीं? चलो, बजट की टाइमलाइन क्या है? 1 फरवरी को होता है। 2017-18 से डेट चेंज हो गई है। फिस्कल ईयर अप्रैल 1 से 31 मार्च के लिए होता है। बनना शुरू कब हो जाता है? अगस्त सितंबर ऑफ एवरी ईयर, यानी समझ रहे हो, 1 फेब को अनाउंस हो रहा है तो उससे पहले जो भी अगस्त सितंबर निकलता है उस पर बनना शुरू हो जाता है बेटा। ये समझ गए? उस पर बनना स्टार्ट हो जाता है। बजटरी प्रोसीजर में 3 मेन स्टेजेस है बच्चों, तीनों स्टेजेस के नाम सीक्वेंस में याद रखने हैं। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन। कौन कौन से स्टेजेस है? प्रिपेयर होगा, प्रेजेंट होगा और एग्जीक्यूट होगा, है ना। प्रिपरेशन में एनेक्टमेंट भी कह सकते हैं उसको, यानी कि उसको एक तरीके से प्रेजेंट करना पार्लियामेंट के सामने, फिर पब्लिक के सामने प्रेजेंट करा जाता है, राइट। और फाइनली उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होता है, यानी जो भी चीजें बजट में बताई गई है वो करी जाती है स्टार्ट, राइट। चलो जी, फिर उसके बाद 2 टाइप्स के बजट बेटा, 2 टाइप्स ऑफ बजट एक्टिविटीज अगर हम देखें, एक तो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, एक होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं यानी कुछ मैनेज करने की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्टर करने की बात कर रहे हैं, राइट। बजट प्रिपेयर्ड विद स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, जिनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उनके कंसल्टेशन के साथ बनाया जाता है, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। फिर लेजिस्लेटिव बोले तो लीगलाइज करना, बजट पास बाय द पार्लियामेंट आफ्टर डिस्कशन, पार्लियामेंट ने जब पास कर दिया तो एक लीगलाइज होगी कोई चीज, तो दैट इज अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है जी, चलो द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग में स्टेप्स देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला आता है बजट का सर्कुलर इशू करा जाता है बेटा। बजट बनाने से पहले एक सर्कुलर इशू कर दिया जाता है, जो जो रिक्वायर्ड पर्सन है सब जगह। देखो कैसे, बजट डिवीजन इशूज द सर्कुलर विद द इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मेट्स, सारे सेंट टू ऑल मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड ऑटोनॉमस बॉडीज। जो जो लोग इन्वॉल्व है, मैंने बोला ना, इन सबको चला जाता है बजट, जिनसे हमें कंसल्टेशन की जरूरत होती है सबके पास। एस्टिमेशन प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। फिर एस्टिमेशन प्रिपरेशन क्या है? यानी जिसके अंदर हम ये बनाएंगे कि भैया कितना हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा, कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू होगा, वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, राइट। मिनिस्ट्रीज प्रिपेयर डिटेल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स, मिनिस्ट्रीज क्या करती है? डिटेल बनाना शुरू कर देती है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की। डिपार्टमेंट प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट सेपरेटली, दोनों अलग अलग बनाते हैं, रिसीप्ट्स अलग, एक्सपेंडिचर अलग, राइट। चलो नाउ स्टेप 3 होता है प्री बजट कंसल्टेशन। बोला था ना बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ती है भैया, कंसल्ट करके सबके एडवाइसेस लेके, सबके आइडियाज डाल के उस हिसाब से बजट बनता है। तो देखो आपको याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर कंसल्ट विद इन सबसे, ये लिस्ट याद कर सकते हो बेटा। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर, इंडस्ट्री एसोसिएशन, एग्रीकल्चर सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव, सोशल वेलफेयर सेक्टर, नीति आयोग तो मैंने बताया था आपको, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिस्ट अलग अलग जो भी इन्वॉल्व है, तो इन सबसे कंसल्टेशन ली जाती है। और 4th स्टेप क्या है हमारा? 4th स्टेप है बजट प्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। बजट को क्या कर देते हैं? पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ भाई ये बन गया, तैयार होकर ड्राफ्ट फॉर्म पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी। नाउ बजट डॉक्यूमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? जो हमारे बजट जब बनता है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले समझेंगे बजट एस्टिमेट्स, जो कि होता है फॉर करंट एंड एंशिंग फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से देखेंगे बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ इसका एक, करंट एंड अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के बजटेड एस्टिमेट्स की क्या होने वाला है। अच्छा, करंट ईयर क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि जब बन रहा है बजट, जैसे भी अगस्त सितंबर से अगर स्टार्ट हो जाता है और बनना शुरू हो गया, तो ये करंट ईयर तो चल ही रहा है ना अभी, तो इसके भी एस्टिमेट जाएंगे कि अभी तक कितना हो चुका है वो बताओ, और आने वाले ईयर के आपके एस्टिमेट्स क्या है वो बताओ, राइट। दोनों
फिर रिवाइज एस्टिमेट। अब करंट ईयर जब खत्म होगा, जब तक बजट के एंड होने का टाइम आएगा, तब तक करंट ईयर में भी चेंजेस आ चुके होंगे, तो उसके रिवाइज एस्टिमेट भी अपलोड होंगे, है ना, टिल डेट तक के, जब तक बजट अनाउंस होता है। कहने का मतलब समझ रहे हो कि पहले तो हमने बजट एस्टिमेट बना दिए करंट ईयर के, जो हो सकते हैं जब तक बजट प्रिपेयर होगा तब तक के। जब बजट प्रिपेयर हो गया तब जाके जो रिवाइज करंट ईयर है वो भी अपडेट होगा। उसके अलावा एक्चुअल चले जाएंगे, यानी फॉर द ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर से पहले के एक्चुअल्स, जो पिछले साल एक्चुअल में हुआ था। तो ये 3 डॉक्यूमेंट मेनली हमारे बजट डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। इनके अलावा कुछ भी होगा तो बजट डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, उसमें लिखा हुआ था कि रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द एनसुइंग फाइनेंशियल ईयर। तो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के रिवाइज एस्टिमेट कहां से हो सकते हैं? रिवाइज एस्टिमेट होंगे करंट ईयर के, है ना, अपडेटेड जिसको हम कह सकते हैं रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट कैसे हो सकते हैं? अपकमिंग ईयर के बजटेड हो सकते हैं, रिवाइज नहीं होंगे, राइट? याद रहेगा बात ये वाली। चलो, नाउ द बजट स्पीच। भैया जब बजट अनाउंस हो रहा होता है तो वो 2 पार्ट्स में अनाउंस होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। 2 पार्ट्स में बेटा बजट अनाउंस होता है हमारा। पहले पार्ट में अनाउंस होता है मैक्रो फ्रेमवर्क वाली चीजें, दूसरे पार्ट में हम करते हैं टैक्स और अदर पॉलिसी डिटेल्स। ठीक है जी, इस 2 पार्ट्स में हमारी बजट की स्पीच डिवाइडेड होती है। पहले में क्या होता है? प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी चल रही है, बजट एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज, टोटल फंड कहां से रेज होगा, टैक्सेस और बोरोइंग से, एक्सपेंडिचर एलोकेशन फॉर द सेक्टर्स, न्यू स्कीम फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने कंपोनेंट हैं सब पार्ट ए ऑफ द स्पीच में बोले जाते हैं। जब पार्ट बी ऑफ द स्पीच शुरू होती है तो उसके अंदर आता है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट मेजर्स होती है, डायरेक्शंस ऑफ द फ्यूचर पॉलिसीज होती है, टैक्स प्रपोजल होता है अपकमिंग ईयर का, आने वाले साल के लिए क्या टैक्स प्रपोज करा जा रहा है वो भी होगा इसमें, वेरिएशन इन द करंट टैक्सेशन सिस्टम, करंट टैक्सेशन सिस्टम में कितनी वेरिएशंस हो सकती है, जितना हमें क्या लग रहा है कि कितनी वेरिएशंस हो सकती है, राइट? चलो तो देखते हैं आगे। चलो नेक्स्ट है बेटा 3 फंड्स। 3 तरह के फंड्स बनते हैं हमारे पास गवर्नमेंट अकाउंट में। 3 तरह के फंड्स बनते हैं बेटा। कौन कौन से? ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है इनके ऊपर, ध्यान से। कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स। 3 तरह के फंड। भैया कंसोलिडेटेड फंड क्या, सुन लेंगे। जो भी सरकार के पास पैसा आ रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कंट्री के अंदर, है ना, या फिर वो अगर लोन भी ले रहे हैं, किसी भी तरह से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो भी पैसा सरकार के पास आ रहा है वो किस में जाएगा बेटा? कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। समझ गए मेरी बात? कंटिजेंसी फंड क्या है? जो कंसोलिडेटेड फंड में से ही बनाया जाता है और ये फंड इमरजेंसीज में यूज होता है। किसमें यूज होता है? इमरजेंसीज में यूज होता है, ध्यान से। और पब्लिक अकाउंट क्या है? सरकार के पास जो पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है, जैसे प्रोविडेंट फंड या कोई भी लोगों ने किसी भी फॉर्म में पैसा डिपॉजिट इन्वेस्ट करा हुआ है गवर्नमेंट के पास, तो वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है। और किस अकाउंट में रखती है? पब्लिक अकाउंट के नाम से एक अकाउंट है उसके अंदर। ठीक है, जो पब्लिक को कभी ना कभी वापस देना है गवर्नमेंट को, तो वो पब्लिक गवर्नमेंट अपने पास किस फॉर्म में रखती है? पब्लिक अकाउंट में रखती है। ठीक है जी, देखते हैं जल्दी से। कंसोलिडेटेड क्या है? ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, लोन रेज्ड, मनी रिसीव्ड इन पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन, किसी भी फॉर्म में, सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में। कंटिजेंसी क्या है? फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, इमरजेंसीज के लिए, इमरजेंसीज वाला फंड है। और पब्लिक अकाउंट क्या है? मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन ट्रस्ट, है ना, लाइक प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स, जो लोगों का पैसा सरकार ने अपने पास रखा हुआ है, उसको सरकार किस नाम से जानती है? पब्लिक अकाउंट के नाम से। ठीक है बेटा। अच्छा एक और बात, जब कंसोलिडेटेड फंड में से हमें पैसा यूज करना है तो हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से, है ना। लेकिन कंटिजेंसी अगर यूज करना है तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, फटाफट, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पर होता है, तो इसको यूज करके उसको बाद में रिफिल कर दिया जाता है। ठीक है, ये वाली टर्म आएगी। चलो नाउ मैंडेटरी बजट डॉक्यूमेंट एज पर FRBM एक्ट है आप लोगों का। इसके अंदर कौन कौन से मैंडेटरी बजट डॉक्यूमेंट्स है बेटा? कौन कौन से मैंडेटरी बजट डॉक्यूमेंट्स है वो देखने एक बार हमने फटाफट से। सबसे पहले आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेन बजट डॉक्यूमेंट, जो आर्टिकल 112 के अंदर है, जिसको मेन बजट ही बोलते हैं, आर्टिकल 112। दूसरा आता है डिमांड फॉर दी ग्रांट्स। अब जो दूसरी स्टेट्स ने, जो बाकी स्टेट्स ने कुछ ना कुछ पैसे मांगे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इतने उनको पैसे चाहिए विद इन द स्टेट में डेवलपमेंट करने के लिए, राइट? तो उस पैसे को हम क्या बोल रहे हैं? उस तरह की डिमांड्स को हम क्या बोल रहे हैं? डिमांड फॉर दी ग्रांट्स। तो उनका पूरा डॉक्यूमेंट लगेगा, बजट में अटैच होगा, है ना। समझ आ गई बात? मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर डिमांड। फिर आता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या है? टैक्स प्रपोजल, टैक्स से रिलेटेड जो भी बातें होंगी कि आने वाले ईयर में हम कितना टैक्स लगाने जा रहे हैं, क्या क्या होगा टैक्स से रिलेटेड, उसका जो डॉक्यूमेंट है दैट इज कॉल्ड फाइनेंस बिल। ठीक है जी। फिर आता है बेटा FRBM मैंडेट दी स्टेटमेंट। कौन कौन सी स्टेटमेंट मैंडेटेड है? मैक्रो के लिए इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, हमने बात करी थी ना, पार्ट ए ऑफ द स्पीच, पार्ट बी ऑफ द स्पीच। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होगी, और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट होगी, कि गवर्नमेंट कौन कौन सी फिस्कल पॉलिसीज लेके आने वाली है। फिस्कल पॉलिसीज पता है ना, कि जहां पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्शनरी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेगी। बताया मैंने आप लोगों को कि इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि नीचे जा रही है तो उठाने की कोशिश करेगी, तो क्या क्या करेगी, और अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इकोनॉमी नीचे है, पहले ऊपर है, पहले से उसको नीचे करना है, थोड़ा सा डाउन करना है, तो उसके लिए क्या क्या करेगी, राइट? चलो उसके अलावा 9 और एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको नहीं बताए गए, सिर्फ मेन बताए गए आपको यहाँ पर। ठीक है जी। चलो
नाउ एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन, चार्ज वर्सेस वोटेड, यानी कुछ डॉक्यूमेंट तो कुछ हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो सीधा चार्ज होते हैं, उनके लिए कोई वोटिंग नहीं होती, सिर्फ डिस्कशन होता है, बता दिया जाता है कि ये एक्सपेंडिचर हमें करना है आने वाले ईयर में। और कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसके अंदर हमें वोटिंग्स की जरूरत पड़ती है, वोटिंग करनी पड़ती है ना। तो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड क्या है? नॉट सब्जेक्ट टू वोट, जिसमें हमें कोई वोट नहीं लेना, सीधा चार्ज कर देंगे। कैन बी डिस्कस बट कैन नॉट बी रिड्यूस और रिफ्यूज, है ना, डिस्कस कर सकते हैं पर इनको रिड्यूस या रिफ्यूज नहीं कर सकते, मैंडेटरी एक तरीके से कि होंगे ही होंगे। ठीक है जी, एग्जांपल देखते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर के कौन से ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं। तो भैया एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी पैसा जाना है प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस को जो भी एमोल्यूमेंट्स मिलने हैं, हाई कोर्ट जजेस को जो भी एमोल्यूमेंट्स मिलने हैं, सैलरी ऑफ द हाई रैंकिंग पर्सनल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को जो भी एमोल्यूमेंट्स मिलने हैं, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जाता, सीधा बता दिया जाता है कि ये खर्चा होना है जी इसमें से, बस दैट्स इट, कोई इसमें से कमी नहीं करी जाती, है ना। अब वोटेड की बात करें तो भैया सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट, कैन बी रिड्यूस और रिफ्यूज्ड। अब इसके अलावा जो भी होंगे, हमने चार्ज बता दिए यहाँ पर, ये सारे वो हैं जो चार्ज होंगे, यानी जिनके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो भी होंगे उन सब पे प्रॉपर वोटिंग होगी, अप्रूवल होगा, रिडक्शन भी हो सकता है, रिफ्यूज भी हो सकता है। ठीक है, चलो जी, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉर बजट पासिंग। पार्लियामेंट क्या प्रोसीजर फॉलो करता है? दो स्टेजेस में। पहला स्टेज क्या है? जनरल डिस्कशन, जिसके अंदर डिस्कशन होगा पूरे बजट पे एज अ होल, कोई वोटिंग नहीं होगी इसके अंदर, सिर्फ डिस्कशन, नॉर्मल बातचीत होगी। फिर होगा डिटेल डिस्कशन, हाउस एडजर्न फॉर अ फिक्स्ड पीरियड के लिए एडजर्न हो जाता है हाउस। स्टैंडिंग कमेटी एग्जामिन द डिमांड फॉर द ग्रांट्स, एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है जो डिमांड फॉर द ग्रांट्स को क्या करती है? स्टडी करती है, उसको देखती है कि कितना कितना स्टेट्स ने कितने कितने पैसे की डिमांड करी हुई है ना। जो कमेटीज है फिर वो रिपोर्ट बनाती है और मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग करी जाती है डिमांड्स के लिए। जो सारी स्टेट्स ने पैसा मांगा ना कि हमें इतना पैसा चाहिए अपनी स्टेट में डेवलपमेंट करने के लिए, उसके ऊपर मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग यानी मिनिस्ट्री वाइज अप्रूवल्स लिए जाते हैं। ठीक है जी, चलो नाउ रोल क्या है टू हाउसेस का? सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कैन कॉन्कर, रिफ्यूज और रिड्यूस द डिमांड फॉर ग्रांट्स। लोकसभा के पास क्या राइट है? कॉन्कर कर सकती है, रिफ्यूज रिड्यूस कर सकती है ग्रांट्स को, ये लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास ओनली जनरल डिस्कशन, नो वोटिंग डिमांड्स, कोई डिमांड के ऊपर कोई वोटिंग्स नहीं होती राज्यसभा में। किसमें होती है बेटा? लोकसभा में होगी सारी वोटिंग्स, जिसके अंदर मना भी करा जा सकता है, रिड्यूस भी करा जा सकता है कि नहीं है? बात समझ आई? चलो नेक्स्ट, की पार्लियामेंट टर्म्स। जो ये टर्म्स है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होगा? फाइनेंस बिल, कट मोशन, गिलोटाइन, वोट ऑन अकाउंट। इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, पूरे पूरे चांसेस हैं इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के, ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं एप्रोप्रिएशन बिल की। गिव्स अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है जी, गवर्नमेंट को क्या दे दी गई है यहां पर? अथॉरिटी। किस चीज की अथॉरिटी दी गई है? फंड्स विड्रॉ करने की। एप्रोप्रिएशन बिल में हमने किस चीज की बात करी है बेटा? कि एक जैसे परमिशन लेनी है, हमें विड्रॉ करना है पैसा कंसोलिडेटेड फंड में से, राइट? तो इट इज अ अथॉरिटी गिवन टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। फाइनेंस बिल क्या है? गिव्स इफेक्ट टू टैक्सेशन प्रपोजल्स। टैक्स से रिलेटेड जो भी चीजें बात कर दी ना, टैक्स के सारे प्रपोजल्स आने वाले ईयर में कितने एस्टिमेटेड हैं, कितने एक्सपेक्टेड हैं, सारे हमने किसमें डाल दिए? फाइनेंस बिल में। कट मोशन क्या है? ध्यान से जब कोई पार्लियामेंट में इस तरीके का मोशन मूव कर रहा है कि जहां पर सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स आई है उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं कि भैया ये ग्रांट्स हमें कम करने हैं, ज्यादा हो रहे हैं, मतलब उनको ज्यादा लग रहे हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए जब सब पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर्स आपस में डिस्कशन करके उसको कम कर देते हैं, दैट इज नोन एज कट मोशन। तो मोशन सीकिंग टू रिड्यूस द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है। गिलोटाइन क्या है? भैया लास्ट डेट आ गई तो जो स्पीकर है पार्लियामेंट के अंदर वो क्या करता है? जितने भी पेंडिंग मैटर्स है सबको पुट टू वोट करके खत्म कर देता है। जितने भी पेंडिंग मैटर्स है सबको उठा के पुट टू वोट करता है और खत्म कर देता है। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग डिमांड टू वोट ऑन द लास्ट अलॉटेड डे। लास्ट अलॉटेड डे पे सबको एक साथ रखता है और खत्म कर देता है। ठीक है। वोट ऑन अकाउंट क्या है? इंटरिम बजट। ध्यान दो, एक फाइनल बजट है हमारे पास जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, और अगर साल के बीच में कोई बजट होता है तो उस पे जो होगा वोट, दैट इज वोट फॉर अकाउंट, जो कि फ्यू मंथ्स के लिए हो सकता है। ठीक है जी। भैया कट मोशन, गिलोटाइन, ये कई बार पूछी गई ये बातें, ध्यान रखने वाली बात। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस बिल, जो भी हमने डिस्कस किया, देखो ध्यान से, मस्ट बी पास्ड विद इन 75 डेज ऑफ द इंट्रोडक्शन। जैसे इंट्रोड्यूस हो गया उसके 75 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा आफ्टर लोकसभा पैसेज। लोकसभा से होता हुआ जाएगा और कहां पहुंचेगा? राज्यसभा में। राज्यसभा उसको रिटर्न करेगा विद इन 14 डेज, बीइंग मनी बिल के नाम से, है ना। फाइनेंस बिल निकलेगा यहां से, राज्यसभा, लोकसभा से होता हुआ राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा उसको 14 डेज में रिटर्न करेगा एज अ मनी बिल के फॉर्म में। ठीक है जी। लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द राज्यसभा रिकमेंडेशन। अब राज्यसभा ने हो सकता है कुछ रिकमेंडेशन डाली हो, तो लोकसभा के पास मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, वो चाहे तो उसको मना भी कर सकते कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते, राइट। चलो नाउ इंपॉर्टेंट बजट रिफॉर्म्स में देखो की चेंजेस। सबसे पहले बजट प्रेजेंटेशन डेट हमारी चेंज हो गई है, 1 फरवरी हो गई है। और पहले हमारा जो रेलवे बजट था वो अलग होता था, रेलवे बजट अलग से अनाउंस होता था, मेन बजट अलग से होता था। अब ये दोनों क्या हो गए? मर्ज।
ठीक है जी, 17-18 से ही हमने क्या कर दिया, इनको जनरल बजट में मर्ज कर दिया। इलेक्शन ईयर बजट प्रेजेंटेड ट्वाइस, वोट ऑन अकाउंट प्लस फुल बजट, तो भैया 2 बार हो गया ना, एक इंटरिम बजट और एक फाइनल बजट, तो दोनों के लिए हम क्या कह रहे हैं, इलेक्शन ईयर जो है वो 2 बार हो गया, तो बजट 2 बार प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए सिंपल। चलो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, भैया कहां कहां से पैसा आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर द रेवेन्यू, तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एक जब रेवेन्यू की बात हो रही है तो कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, राइट, जिसका क्या काम है, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर रेवेन्यू मैटर्स, एडमिनिस्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूनियन टैक्सेस, दोनों तरह के टैक्सेस को मैनेज करता है ये, डायरेक्ट को भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी, एनफोर्सेस जीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और स्टैम्प ड्यूटीज, इन सबको क्या करता है बेटा, एनफोर्स, मतलब ये जो बाकी के जितने भी टैक्सेस है जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार का, इनको भी यही मैनेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट 2 स्टैट्यूटरी बोर्ड्स कौन से हमारे बेटा, डायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, राइट, तो ऑल डायरेक्ट टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे सीबीडीटी में आते हैं। सीबीआईसी में क्या आते हैं, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स समझते हैं ना, जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट जो हम किसी सर्विस प्रोवाइडर या किसी सेलर को दे रहे हैं, वो आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहे हैं, राइट, तो दोनों के लिए अलग अलग अथॉरिटीज है। क्लासिफिकेशन बेटा, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है, जिन बच्चों ने 12th में पढ़ा हुआ चैप्टर उनके लिए बहुत आसान होगा ये वाला। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, वो पैसा जो सरकार के पास आ रहा है और उससे कोई भी असेट रिड्यूस नहीं हो रहा, ना ही कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट क्या है कि या तो सरकार ने कहीं हो सकता है असेट बेचा हो अपना, और हो सकता है कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो, यानी हो सकता है सरकार ने लोन लिया हो, या तो असेट रिड्यूस हुआ हो या लायबिलिटी इंक्रीज हो, दोनों में से कोई एक चीज हुई होगी। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट में दोनों में से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये डे टू डे पर्पस की, ये डे टू डे रेगुलर बेसिस पर जो सरकार को रेवेन्यू आता है वो है। 2 फॉर्म में आता है बेटा, टैक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, नॉन टैक्स की फॉर्म में भी। टैक्स आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, अदर मैंडेटरी पेमेंट जो लोगों को करनी होती है गवर्नमेंट को, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट में लोन की फॉर्म में, यानी जब लायबिलिटी बढ़ती है। और नॉन डेट मतलब जैसे एसेट बेचा हो कोई। नॉन डेट में क्या आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, जब सरकार अपने किसी एसेट को सेल आउट कर देती है, जब सरकार अपने किसी एसेट को सेल आउट कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। डेट तो सिंपल सा क्या हो गया, लोन, ठीक है जी। चलो नाउ रेवेन्यू रिसीप्ट देखेंगे दोबारा से। रिसीप्ट दैट नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन ऑफ द एसेट, ठीक है जी। टैक्स की फॉर्म में हो सकता है, टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन इनकम, ये सारे टैक्सेस बताए आपको। टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, इनकम टैक्स होता है, सारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस है बेटा। वेल्थ टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स, दुनिया भर के सारे टैक्स लिख दिए हमने यहाँ पर, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं बाई चांस, वैसे बहुत कम चांस है, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट में आपको बस ये समझ आना चाहिए कि टैक्स है, कोई सा भी टैक्स हो तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। टैक्स की फॉर्म में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई फीस पेनल्टीज की फॉर्म में आ रहा है तो वो नॉन टैक्स है, पर है रेवेन्यू रिसिप्ट ही, समझ गए। और जो डे टू डे आ रहे हैं जिससे असेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए गवर्नमेंट की, तो वो हमारा किसका पार्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट का, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नॉन टैक्स के अंदर जो बाकी होते हैं पैसे, जैसे इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज है, रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, अदर में क्या हो गया, फीस, फाइन्स, लाइसेंसेस, है ना। तो बेटा ये वो पैसा है जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट के पास रिसीव होता है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं वीडियो पॉज करके आराम से, है ना। इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या है, गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। डिविडेंड और प्रॉफिट क्या है, हो सकता है सरकार ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हो, वहां से डिविडेंड आ रहा हो, प्रॉफिट आ रहा हो, सिंपल। चलो रेवेन्यू फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज भी हो सकता है, और भी पैसा आ सकता है सरकार, मेडिकल सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, हाउसिंग, ठीक है जी। ये और भी सोर्सेज हो सकते हैं। ये सोशल सर्विसेज है, ये इकोनॉमिक सर्विस है, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, रेलवे, जनरल एजुकेशन सर्विसेज, राइट। इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, ये आप एक बार लिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल भी कम है, वैसे तो फिर भी एक बार नजर मार सकते हैं, ठीक है बेटा। मॉड्यूल में है तो हमें करना पड़ेगा ना। नाउ कैपिटल रिसिप्ट हमने बात करी, 2 तरीके की है, या तो आपने लोन लिया होगा या कोई एसेट बेचा होगा, 2 ही बातें हैं, है ना। तो नॉन डेट क्या है, लोन रिकवरी भी हो सकता है। लोन रिकवरी में भी तो आपका एक तरीके से डेटर्स कम हो रहे हैं, तो असेट्स कम होना ही बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। तो हो सकता है सरकार ने कोई लोन दे रखा और वो वापस आ गया हो, उससे भी क्या होगा, आपका असेट रिड्यूस हो गए, डेटर्स कम हो गए सरकार के, है ना। तो लोन रिकवरीज फ्रॉम द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, पीएसयू और फॉरेन गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, सेल ऑफ द गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयू, सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट्स डायरेक्टली। तो ये सब सरकार के पास पैसा आ रहा है नॉन डेट की फॉर्म में, और डेट की फॉर्म में आएगा तो मार्केट लोन्स एंड ट्रेजरी बिल्स, बोरिंग्स आएगी, स्मॉल सेविंग्स और प्रोविडेंट फंड आएगा, फॉरेन लोन्स आएंगे, अदर रिसिप्ट्स आएंगी, बाकी की जो रिसिप्ट्स होती है, ठीक है जी। ये सारी क्या है, डेट वाली, जिन सब के अंदर कोई ना कोई लोन, कोई ना कोई लायबिलिटी इन्वॉल्व है, इन सब के अंदर कोई ना कोई लायबिलिटी इन्वॉल्व है। तो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है, हमारे पास असेट रिड्यूस हो रहे हैं, नीचे वाली ट्रांजेक्शन से आप देखेंगे तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, राइट। चलो
नाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, भैया सरकार को एक्सपेंडिचर मैनेज करना आना चाहिए, है ना, जो सरकार खर्चा करती है लोगों पे उसको मैनेज करना आना चाहिए सही से, है कि नहीं। तो देखो व्हाई इज एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पता है भाई में रिसोर्सेज कम है, इसलिए तो बजट ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए तो पढ़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी में सब कुछ हो ही क्यों रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड, तो हर एक को मेहनत करनी पड़ रही है, तो ऐसे सरकार को भी मेहनत करनी पड़ रही है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को सही तरीके से लगाया जाए, है ना। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड सो द गवर्नमेंट मस्ट मैनेज द पब्लिक स्पेंडिंग वाइजली एंड एफिशिएंटली, है ना, सही तरीके से लगाया जाए। और वेल प्लान्ड एक्सपेंडिचर सिस्टम हेल्प इन मेंटेन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर वेल प्लान्ड होगा तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जा सकती है ना। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हाई पब्लिक स्पेंडिंग इज नीडेड टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, किस किस चीज के लिए जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, तो इसलिए हमारी कंट्री में पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैनेज करने की जरूरत है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, अगर सही से खर्चा ना करे सरकार, पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैनेज ना करे और अनप्रोडक्टिव खर्चे करने शुरू कर दे, खराब करना शुरू कर दे, तो क्या होगा, डेफिसिट बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ेगा, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट आ जाएगी, रिसोर्सेस कम रह जाएंगे, सब जगह बचेंगे कम, जब खराब तरीके से एलोकेशन करोगे तो कम रह जाएंगे रिसोर्सेस। ग्रेटर फ्यूचर डेट बर्डन, फ्यूचर में हमारे ऊपर डेट का बर्डन बढ़ जाएगा बेटा, है ना, उधारी का हमारे ऊपर जाल, उधारी का भार हमारे ऊपर ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। चलो जी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जिसका काम क्या है, नोडल डिपार्टमेंट है, विच पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, भैया एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर को मैनेज करता है, मैटर्स कनेक्टेड विद द स्टेट फाइनेंसेस, ठीक है जी। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, फाइनेंस कमीशन का फंक्शन है इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस, सेंट्रल पे कमीशन का भी सेम है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस। ऑडिट मॉनिटरिंग की बात करें तो ट्रैकिंग ऑडिट कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ऑडिट कमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस को ध्यान रखना, तो मेन हमारे लिए क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, तो देखिए अकाउंट प्रिपरेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स की प्रिपरेशन, कॉस्ट कंट्रोल, असिस्टिंग मिनिस्ट्रीज टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड प्राइसेस, है ना, देखा जाएगा कि भैया कितना कंट्रोल, कितना आप कॉस्ट कर रहे हो, क्या प्राइसेस चार्ज कर रहे हो, उसको कंट्रोल करना, सिस्टम को रिव्यू करना, ऑप्टिमाइजिंग द आउटपुट एंड आउटकम्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऑप्टिमाइज यानी लास्ट में क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि भैया जो भी आपने अपना आउटपुट निकाला था क्या वो ऑप्टिमल था कि नहीं था, नहीं है तो उसको ऑप्टिमाइज करा जाएगा, और आउटकम देखा जाएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या आ रहा है, कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करा था क्या उसका कोई बेनिफिट हो रहा है इकोनॉमी में या नहीं हो रहा, राइट। चलो, प्री बजट प्रोसेस, भैया बजट से पहले जो एक्सपेंडिचर के लिए होता है प्रोसेस वो क्या होता है, प्री बजट मीटिंग्स होंगी सबसे पहले। प्री बजट मीटिंग में क्या है, चेयर्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, डिस्कशन ऑफ द फंड रिक्वायरमेंट, कितना हमें फंड, भैया खर्चा करने जा रहे हैं तो पहले फंड भी तो मैनेज करना है, तो कहां से आएगा वो फंड। एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स प्रोविजनली फाइनलाइज्ड, एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स को हम प्रोविजनली फाइनलाइज कर देते हैं, मतलब लास्ट फाइनलाइज नहीं पर प्रोविजनली फाइनलाइज करना है हमने भी। फाइनेंस मिनिस्टर से अप्रूवल चाहिए, है ना, कम्युनिकेटेड टू द मिनिस्ट्रीज, जो भी बाकी की कनेक्टेड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है सबको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल बनती है, प्रोफाइल क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि मेन कोई फाइल बनती है उसके साथ अटैचमेंट्स होती है लास्ट में, अनेक्सर्स बोलते हैं जिसको, वो क्या काम करते हैं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का काम करते हैं, कि जो भी आपने मेन डॉक्यूमेंट में डाला है उनकी डिटेल मिलेगी वहां पर, राइट। तो दिस इज एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, और पहले इसको एक्सपेंडिचर बजट भी बोलते थे, जिसके अंदर आप देखो एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, आपने एक एक्सपेंडिचर डाला अपने बजट में कि ये हम खर्चा करेंगे, तो कहां करेंगे, क्यों करेंगे, कि उसकी रिक्वायरमेंट है क्या क्या, उसका पूरा डिटेल कहां मिलेगा, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल में, समझ गए। फिर कंटेन्स रेलेवेंट डेटा अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट, outlines the profile of general financial performing, gives aggregation of the various types of the expenditure, जितने भी हमारे पास एक्सपेंडिचर्स हैं उन सबका एक एग्रीगेशन दे देता है कि टोटल में कितना हो रहा है, ठीक है जी, सिंपल। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, ये तो सीधा हमारे पास लिस्ट है कि जनरल सेंट्रल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, सैलरी, ऑफिस कॉस्ट एक्सेट्रा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 100% फंडेड एंड रन बाय द सेंटर, अदर सेंटर एक्सपेंडिचर में सीपीएससी और ऑटोनोमस बॉडीज। फिर आता है ट्रांसफर टू स्टेट्स, मतलब देखो एक तो खर्चे वो है जो सरकार को खुद डायरेक्टली करने ही पड़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरी कैटेगरी क्या है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपको करनी है, राइट। तो ट्रांसफर टू स्टेट में क्या क्या आएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, और फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स होंगे या अदर स्टेट ट्रांसफर्स होंगे, इनके अंदर क्या होगा, स्टेट को ट्रांसफर होगा पैसा, स्टेट आगे मैनेज करेगी खर्चे, ठीक है जी। चलो, पब्लिक डेट मैनेजमेंट, भैया एक और इंपॉर्टेंट बात, सरकार ने लिया है उधार पब्लिक से, उसको सही से मैनेज करना जरूरी है कि नहीं है। अगर सरकार ने वो डेट सही से मैनेज नहीं किया तो खराब होगी स्टोरी। कैसे खराब होगी, भैया डेट जो लिया, डेट एक तरीके से उधार वाली बात हो रही है, आपने किस लिए लिया था, उसको डेवलपमेंट में लगाने के लिए, है कि नहीं, ध्यान से समझेंगे। लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ कि नहीं बना हुआ, कैसे, कि सरकार के पास हम पैसा लगाएंगे तो कंफर्म हमें वहां से इंटरेस्ट आएगा, और अब जब मैच्योरिटी होगी उस पैसे की तो हमें पैसा भी मिल जाएगा।
राइट, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब एक ट्रस्ट का काम है। तो सरकार को वो डेट मैनेज करना पड़ेगा सही से। अगर सरकार टाइमली पेमेंट नहीं करेगी या मैच्योरिटी आने पर पेमेंट नहीं करेगी लोगों, तो फिर क्या लोग इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। सबसे पहला काम तो यही हो गया। उसके अलावा डेट को जिस पर्पस के लिए लिया गया उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करा जाए, ताकि उससे मैक्सिमाइज करा जा सके बेनिफिट, या मैक्सिमाइज करा जा सके सोशल वेलफेयर, है ना। तो देखते हैं पब्लिक डेट का मतलब क्या है। डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, दोनों, कॉन्ट्रैक्टेड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किसमें चला गया पैसा? वो तो जाता है, हमें पता है, सरकार के पास कोई भी पैसा आता है तो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। सिंपल मीनिंग क्या है? डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन मोबिलाइजिंग द पीपल सेविंग, लोगों की सेविंग को मोबिलाइज कर दिया, चैनलाइज कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ लोन टू बी रीपेड इन द फ्यूचर डेट विद इंटरेस्ट, है ना। लोगों को क्या वायदा किया है, किस वादे पे दिया है, भैया पैसे देंगे वो लोग उनको, और बाद में फ्यूचर में उनको रीपेमेंट करेंगे वो इंटरेस्ट के साथ, राइट। चलो, वाई पब्लिक डेट मैनेजमेंट, क्यों हमें पब्लिक डेट को मैनेज करना जरूरी है? मत करो मैनेज, क्या दिक्कत है, पर मैनेज करना जरूरी है। गवर्नमेंट इज जनरली द लार्जेस्ट बोरोवर इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। डेट सर्विसिंग इज कॉन्टिन्यूअस पोर्शन ऑफ द डेट फॉल्स ड्यू ईच मंथ। भैया एवरी मंथ देना है। अगर आप लोग नॉर्मली बैंक से लोन लेते हैं तो ईएमआई देनी होती है हर महीने, तो ऐसे ही सरकार ने अगर डेट लिया है तो हर महीने पेमेंट करनी है। तो सही से मैनेज करना जरूरी है, तभी वो टाइमली पेमेंट्स कर पाएंगे, राइट। गवर्नमेंट यूजुअली रीफाइनेंसेस द डेट, यानी न्यू बॉन्ड सेल कर देती है पुराने बॉन्ड्स की पेमेंट करने के लिए, इसलिए भी मैनेज करना जरूरी है। पुराना फटाफट बेच के नए की पेमेंट, मतलब उसको मैनेज करते हैं सही से, है ना, कि भैया पुराना कोई बॉन्ड है उसको बेच दिया, उससे पैसे आए, उसको नए बॉन्ड की पेमेंट कर दी, इस तरीके से। प्रोडक्टिव यूज ऑफ पब्लिक डेट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे मेन बात। और डेट सस्टेनेबिलिटी इज द की इंडिकेटर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ अच्छे से बनी रहती है अगर सरकार अपने डेट को सही तरीके से सस्टेन कर पाती है तो। सिंपल। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो क्या है? मीट फाइनेंशियल नीड्स एट द लोएस्ट पॉसिबल लॉन्ग टर्म बोरिंग कॉस्ट। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, है ना, लोएस्ट कॉस्ट पे। सेकेंडरी क्या है? कीप टोटल डेट विद इन द सस्टेनेबल लेवल। सस्टेनेबल लेवल यानी जितना सरकार मैनेज कर सकती है। ऐसे तो आप लोन ले लो जितना मर्जी, पर चुकाना भी तो पड़ेगा भाई, तो सरकार को उतना ही लोन लेना चाहिए जितना वो उसको सस्टेन कर सके, मैनेज कर सके इजीली, है ना। एडिशनल क्या है? सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वेल फंक्शनिंग ऑफ द डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट। ये मैंने आपसे बात करी थी, है ना। बॉन्ड मार्केट की वेल फंक्शनिंग सही तरीके से चलती रहे, लोगों का ट्रस्ट बना रहे, तो इसलिए भी इसको मैनेज करना जरूरी है ना। तभी तो लोग नेक्स्ट टाइम फिर से इन्वेस्ट करेंगे, है कि नहीं। तीन पिलर्स भैया क्या क्या समझ आया हमें? लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स, रिस्क को मिनिमाइज करना, और मार्केट डेवलपमेंट। जो हमने पीछे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उसके हिसाब से हमें तीन पिलर समझ आए जो कि डेट मैनेजमेंट में होते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम से कम हो, रिस्क कम से कम हो, और मार्केट की डेवलपमेंट हो, तीनों। ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट, कौन कौन सी अथॉरिटीज है? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? डोमेस्टिक मार्केटेबल डेट को मैनेज करना। डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये सारे क्या है बेटा? डोमेस्टिक मार्केट यानी विद इन द इकोनॉमी के। फिर आता है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो क्या मैनेज करती है? एक्सटर्नल, यानी बाहर से, दूसरी कंट्री से लिया गया डेट जो भी है वो सारा कौन मैनेज करेगा? आरबीआई। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लस आरबीआई, जो दोनों मिलकर बाकी की लायबिलिटीज देखेंगे, जितनी भी स्मॉल सेविंग्स है, डिपॉजिट या बाकी के जो भी रिजर्व फंड्स है, वो दोनों देखेंगे मिलकर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लस आरबीआई दोनों। ठीक है जी, बात समझ आई। नाउ रोल ऑफ आरबीआई इन द डेट मैनेजमेंट, फटाफट से देखते हैं। इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है हमारे पास, जो मैनेज करता है कौन कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट 28, मतलब जितना भी है। अब देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट हो गया, बाकी 28 स्टेट गवर्नमेंट्स का हो गया, 2 यूनियन टेरिटरीज का हो गया, सबका। ठीक है जी। ट्रेजरी बिल क्या है? शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट्स है। वैसे तो बहुत रेयर चांस है आपसे पूछी जाएंगी चीजें, पर क्योंकि मॉड्यूल में दिया गया कि होता क्या है ट्रेजरी बिल, तो भैया शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट के लिए होता है। डेटेड सिक्योरिटीज किस लिए होती है? लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए होती है, फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए होती है ना। उसके बाद वेज एंड मीन एडवांसेस, भैया ये आया हुआ क्वेश्चन। बैंक के अंदर जैसे आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी समझते हैं बच्चों, क्या होता है? ये सेम इसी तरीके से होता है कि जैसे मान लो आपके पास बैंक में 1 लाख रुपीस पड़े हैं और आपने चेक किसी को पेमेंट कर दिया 1.5 लाख का, है ना। बैंक में पड़े 1 लाख रुपए, आपने चेक दे दिया 1.5 लाख रुपए किसी को, कहां से होगी पेमेंट? तो बैंक आपको ओडी फैसिलिटी देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो आपको अलग से बैंक से लेनी पड़ती है। बैंक आपको ऑफर भी कर सकता है, आप ले भी सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा? जितना भी ये शॉर्टेज है वो बैंक में उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से मैनेज हो जाएगा। यानी आपके मिनिमम फंड जितने भी होंगे उसके जितनी ऊपर रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू योर लिमिट्स जो बैंक देता है, उसके हिसाब से ये पेमेंट हो जाएगी। तो बैंक ने आपको एक सपोर्ट कर दिया, राइट। तो सिमिलर वे में वेज एंड मींस एडवांसेस चलते हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट अप टू 3 मंथ्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, कि अचानक से कोई फंड्स की शॉर्टेज होगी स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहां पर हमने वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू, जो सेम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह होता है, स्टेट गवर्नमेंट को हमने कर दी हेल्प। ब्रिजेस द टेम्परेरी मिसमैचेस इन द कैश फ्लोज, और स्टार्ट कब से हुआ था? ये 1997 से। ठीक है जी। तो चले बेटा आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट। अब सरकार एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट के ऊपर कैसे काम करती है देखेंगे।
सबसे पहले डिपार्टमेंट कौन सा इन्वॉल्व है बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक प्रॉपर मिनिस्ट्री है, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो क्या देखती है बेटा? एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट। सोर्सेज क्या क्या है? मल्टीलेटरल एजेंसीज, आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, ये सारे सोर्सेज हैं। नो सोवरन बोरिंग्स फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, किसी तरह की कोई सोवरन बोरिंग्स नहीं है। फीचर्स क्या है? ऑल एक्सटर्नल डेट इज लॉन्ग टर्म ओरिजिनल मेच्योरिटी बेटा, जितने भी एक्सटर्नल डेट है सारे लॉन्ग टर्म माने जाते हैं। मेजर पार्ट एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स, ज्यादातर क्या होते हैं उसमें से मेरे बच्चों? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स के होते हैं। कौन से होते हैं? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स के, ठीक है। रिस्क क्या है इसके अंदर? डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी विद करेंसी ऑफ डिनोमिनेशन। एक बात बताओ ना, अगर करेंसी की वैल्यू जैसे मान लो $1 इक्वल टू है 90 और $1 इक्वल टू हो जाए बेटा 96, तो अब आपकी रिपेमेंट की कॉस्ट बढ़ गई ना। मान लो आपको $1 देना था पहले, तो आप 90 रुपए देते थे, काम चल जाता था, है ना। आप 90 रुपए देते थे, $1 की पेमेंट हो जाती थी, राइट। लेकिन अब आपको $1 की पेमेंट करनी है तो 96 रुपीज देने पड़ेंगे। तो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आती है तो उससे हमारी डेट सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती है। ये इसके अंदर एक रिस्क होता है कि जब हम बाहर से डेट लेते हैं तो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आने की वजह से हमारी डेट सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट। चलो अब आता है कुछ बजट के कंसेप्ट बेटा जल्दी से। बैलेंस बजट क्या है? जहां पर दोनों बराबर हैं। सरप्लस बजट क्या है? रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंडिचर कम। डेफिसिट बजट क्या है? रेवेन्यू कम एक्सपेंडिचर ज्यादा, ठीक है जी, बढ़िया। नाउ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर में अगर बात करें बेटा, रिसीप्ट्स क्या है? नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस द एसेट्स। कैपिटल क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट। एक्सपेंडिचर में क्या है? नो एसेट क्रिएशन बेटा, सारी बातें पढ़ चुके हैं, जो 12th के बच्चों को तो बड़े आराम से आता होगा। जब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की तो कोई एसेट क्रिएशन नहीं होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अगर, तो ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो या तो आपका कोई एसेट क्रिएट हो रहा होगा या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही होगी। यानी या तो हो सकता है आपने कोई लायबिलिटी पे ऑफ करी हो या आपने कोई एसेट खरीदा हो। लेकिन रेवेन्यू के केस में ऐसा नहीं होता, सिंपल। डेफिसिट मेजर, सिंपल टॉपिक, फिर से बेटा क्लास 12th वाला टॉपिक है ये। जिन बच्चों ने 12th में अच्छे से पढ़ा उनके लिए बहुत सिंपल है, बाकी बच्चे देखेंगे। जब टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सीड कर जाए टोटल रिसिप्ट को, बोले तो रेवेन्यू और कैपिटल, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डेफिसिट, और वी कैन से फिस्कल डेफिसिट आएगा अभी। क्या दिखाता है? शोज द ओवरऑल गैप बिटवीन द गवर्नमेंट इनकम एंड स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट की इनकम और स्पेंडिंग में ओवरऑल गैप दिखता है इसके अंदर। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसीप्ट के डिफरेंस से चेक करते हैं। फॉर्मूला बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स indicates that government is not able to cover its regular operations। गवर्नमेंट अपने डे टू डे खर्चे भी मैनेज नहीं कर पा रही, ये इसका मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट का, ठीक है। नाउ फिस्कल डेफिसिट क्या है बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। ध्यान से, जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स, इसमें बोरिंग्स नहीं लेते। क्या बोला बेटा? बोरिंग्स को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जितना ये डेफिसिट निकलता है उतनी ही तो बोरिंग लेती है सरकार। तो अगर आप बोरिंग ही टोटल रिसिप्ट में काउंट कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, राइट। तो टोटल रिसिप्ट इज कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसमें जो कैपिटल रिसिप्ट है वो बोरिंग्स तो है कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन इसमें हम नहीं लेते, फिस्कल डेफिसिट की कैलकुलेशन में नहीं लेते, समझ गए? क्योंकि जितना फिस्कल डेफिसिट निकलता है वही बोरिंग्स होता है, राइट। लो जी, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्सपैंड करके, सेम बात है। ये क्या दिखाता है? इट शोज हाउ मच द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू मीट इट्स स्पेंडिंग्स, ऑफन शोन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जनरली हम इसको कैसे दिखाते हैं? परसेंटेज ऑफ जीडीपी की फॉर्म में, कि पूरा कंट्री का जीडीपी इतना है, उसका इतना परसेंटेज फिस्कल डेफिसिट है। प्राइमरी क्या है बेटा? जब देखो, अब आप क्या करते हो, जब आप लोन लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ हम बात कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट है आपका, उतने का आपने लोन ले लिया, तो सबसे पहले हम अपने पुराने जो लोन्स हैं उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? पुराने लोन्स की इंटरेस्ट की पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होगा अगर, समझे मेरी बात? फिस्कल डेफिसिट हुआ, आपने लोन लिया, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? पिछले लिए हुए लोन की इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूं तो जो डेफिसिट रह जाता है दैट इज प्राइमरी डेफिसिट, सिंपल। तो क्या मतलब है? फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज टेल्स हाउ मच ऑफ द बोरिंग इज फॉर करंट नीड्स नॉट टू पे ओल्ड इंटरेस्ट। कि करंट नीड्स के लिए अब एक्चुअल में पैसा कितना है सरकार के पास, पुरानी जो इंटरेस्ट की पेमेंट थी वो हटा दी उसके बाद, ठीक है जी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटा जो हमने बीच में भी डिस्कस करी है, फटाफट से एक बार रिकैप कर रहे हैं। फाइनेंस बिल पढ़ा था, जिसके अंदर बिल होता है रिटेलिंग टू इंपोजिशन, एबॉलिशन, ऑल्टरेशन ऑफ टैक्सेस। टैक्स से रिलेटेड जो भी प्रपोजल्स होंगे, चाहे इंपोजिशन का हो, एबॉलिशन का हो, टैक्स का ऑल्टरेशन का हो, सब किस में आएगा? फाइनेंस बिल में। आउटकम बजट क्या है? ये नहीं पढ़ा था हमने पहले, है ना बेटा। इसके अंदर क्या होता है?
कि जब आप एक ऐसा बजट बनाते हैं कि जो जो चीजें आपने डिसाइड करी थी बजट में वो एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई, ये देखने के लिए लिंक द बजटरी एलोकेशन विद परफॉर्मेंस टारगेट्स, मेजर डेवलपमेंट आउटकम्स। ठीक है जी, डेवलपमेंट आउटकम्स को मेजर करा जाता है। गिलोटाइन पढ़ा था। गिलोटाइन क्या है कि जिसके अंदर आप सारे मैटर्स को एक ही दिन लास्ट डेट पर पुट टू वोट करके खत्म कर देते हैं। गिलोटाइन, स्पीकर पुट्स ऑल द आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑन द वोट ऑन द लास्ट अलॉटेड डे। कट मोशन क्या आता है? एक ऐसा मोशन, एक ऐसी एग्रीमेंट पास हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर जिसके अंदर हम ग्रांट्स को रिड्यूस कर रहे हैं। मोशन सीकिंग रिडक्शन इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। समझ गए? सारी बातें रिकॉल होगी बेटा बढ़िया से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के फंड जो है। कंसोलिडेटेड फंड बेटा आर्टिकल 266(1) में है, जिसके अंदर सरकार के पास जितना भी पैसा आता है सब इसमें रिकॉर्ड होता है। ऑल रेवेन्यूज, लोन रेज, रीपेमेंट क्रेडिट, जो भी पैसा सरकार के पास आता है सब इसी में आता है। क्या इसमें अप्रूवल की जरूरत है? अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का? बिल्कुल चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसा यूज होगा तो अप्रूवल से यूज होगा। कंटिजेंसी फंड इस आर्टिकल में आता है, प्लेस्ड एट पार्टी प्रेसिडेंट्स डिस्पोजल फॉर अर्जेंट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। क्या इसमें अप्रूवल की जरूरत है? नहीं। एडवांस हो जाएगा, देन इसको रिकूप कर देंगे यानी रिफिल कर देंगे फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड। पब्लिक अकाउंट बताया था 266(2) में आता है। ये वो फंड है जो सरकार अपने पास रखती है जिसके अंदर पैसा होता है लोगों का, पब्लिक का, प्रोविडेंट फंड का या स्मॉल सेविंग्स का, जो सरकार के पास एज अ कस्टडी पड़ा होता है, सरकार इसको यूज भी करती है वाइजली, है ना। तो दैट इज पब्लिक अकाउंट। क्या इसके लिए अप्रूवल की जरूरत है? नहीं, इसके लिए भी कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बड़े तरीके से समझ आ गया बेटा? तो दिस इज माय चैप्टर नंबर 7 का यूनिट नंबर 3 का भी खात्मा। ठीक है बेटा? तो आई होप बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक कमेंट करते रहो भाई, कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है ना। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, लाइक करो, आगे दोस्तों को शेयर करो, बताओ बेटा कि चैप्टर्स की तैयारी चल रही है यहाँ पर ताबड़तोड़, है कि नहीं। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।